नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा मार्केट स्पेशल्स और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मार्केट में आजकल क्या चल रहा है ये सबके मन में सवाल है और इसे समझना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। फिर से बाजार ने मायूस किया है इस हफ्ते भी। दरअसल काफ़ी वक्त से ऐसा लग रहा है कि बाजार को गिरावट का जो बुखार लग गया था उसमें कोई रिकवरी नहीं हो रही, कोई सुधार नहीं हो रहा। कभी कभी बाजार में जोश आता भी है लेकिन फिर वो टिक नहीं पाता है। उथल पुथल के माहौल में अहम लेवल्स टूट रहे हैं और अब डर ये है कि क्या कहीं और बड़ी गिरावट आएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो मारकाट मची है उसमें क्या करना होगा, क्या करें समझ नहीं आ रहा। और क्या भारतीय बाजार अब उस वैल्यूएशन की तरफ पहुंच गए हैं जहां से सेलिंग का प्रेशर थोड़ा कम होगा, खरीदारी के मौके बनेंगे। और बड़ा सवाल ये कि FIIs कब वापसी करेंगे। आज कुछ ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे और साथ ही समझेंगे कि ऐसे बाजार में सही रणनीति क्या हो, कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं और कैसे इस बाजार में भी आप टिके रह सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूँ। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल, मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान साहब, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा साहब जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं एक ऐसे सवाल के साथ। और अनुज सर, दिन भर आपकी कमेंट्री हम सुन रहे हैं मार्केट्स पर, तो आपसे ही ले लेता हूं। इस वक्त बाजार के अंदर वो कौन सा डर है या कौन सा वो सबसे बड़ा डर है जिसने बाजार की हालत कर रखी है? देखिए विपिन जी, जहाँ तक बिगेस्ट फियर ऑफ द मार्केट की बात है, इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो है FII की सेलिंग। अब उसको आप किसी भी रीज़न से एस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि FIIs पैसा निकाल रहे हैं और वो बाकी मार्केट्स में डाल रहे हैं। आज भी हमने एक CNBC आवाज़ पर एक रिसर्च प्रेजेंट की थी कि कैसे पैसा कहाँ कहाँ मार्केट में जा रहा है। फ्रांस जैसी मार्केट में बेतहाशा बाएंगे, चाइना में बेतहाशा बाएंगे। कई कारण हैं, वहाँ की मार्केट सस्ती हैं या वहाँ की मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। हमारी मार्केट महंगी है, हमारी मार्केट हमेशा महंगी रही है, लेकिन यहाँ मार्केट में FIIs को ग्रोथ दिखती थी। पिछले कुछ टाइम से ग्रोथ नहीं दिख रही है। करेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में। और ट्रम्प टेंट्रम, देखिए आज सबसे ज़्यादा क्या गिरा? ऑटो, जिससे एक्सपेक्टेशन थी बजट के बाद कि सबसे ज़्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि एक फियर लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप शायद अपनी बातें मनवा लेंगे थोड़ा सा। शायद अब हम भी कहेंगे कि ठीक है, हम भी आपके गुड्स पर कम टैरिफ लगाएंगे, आइए आप। तो अगर टेस्ला आई तो ऑटो स्टॉक्स गिरेंगे। वैसे बहुत फारफेच्ड है, लेकिन आज तो गिर गए स्टॉक क्योंकि मार्केट में खेल सारा सेंटीमेंट का है। तो इसके लिए कई सारे फियर्स है मार्केट में इवेंचुअली। लेकिन पता है बात क्या है विपिन जी? इट ऑल बॉयल्स डाउन टू दो चीज़ें, सेंटिमेंट और अर्निंग्स। इस समय सेंटिमेंट खराब है, अर्निंग्स खराब है। इसके बाद आप जो मर्जी कारण ढूंढते फिरे, अगर ये दोनों चीज़ें इंप्रूव हो गई ना, अर्निंग्स और सेंटिमेंट, उसके बाद इन्हीं खबरों में मार्केट चलेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि सारा का सारा गेम जो है वो नियर टर्म में सेंटिमेंट का है। जी, तो मिहिर जी, जैसा अनुज कह रहे हैं कि सेंटिमेंट और अर्निंग्स, क्योंकि यही खराब है, अगर ये सुधरेंगे तो मार्केट चलेगा। हम और आगे इसमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक तो ये दो चीज़ है और दूसरा FIIs आखिर ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं जो उन्हें मिसिंग लग रहा है कि वो बिल्कुल ही माल बेचते ही जा रहे हैं? देखिए, सेंटिमेंट्स एंड अर्निंग्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा भी एक ये पहलू है जो मैं कहूँगा वैल्यूएशंस, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और सेंटिमेंट तो ख़राब है जैसे देख रहे हैं हम, बट वो सेंटिमेंट FIIs का ख़राब है। ओके, लोकल सेंटिमेंट तो अभी भी बरकरार है। ये भी बात है कि उधर तो बाइंग आ रही है, डोमेस्टिक रिटेल बाइंग तो है ही, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और डायरेक्ट इक्विटीज के थ्रू। तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट में लोकल सेंटिमेंट अच्छा है। FIIs का मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया की ओर जो है कोई ऐसी नाराज़गी है। ओनली थिंग इज़, पहले ऑप्शंस जो थे उसमें रिलेटिवली इंडिया बहुत अच्छा लग रहा था। अब इंडिया चाहे अच्छा भी लग रहा हो, लेकिन और चीज़ें हैं जो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी 1-2 महीने से हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफ़ी दिलचस्पी आ रही है, बिकॉज वो एक डीप सीक का जो अनाउंसमेंट किया, जो US की भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एल्गोरिदम्स है उससे भी बेटर परफॉर्मेंस और काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। तो वो एक बज़ क्रिएट हो रहा है चाइना का। यूरोप का ये है कि वहाँ की करेंसी वीक हो रही है और टिपिकली ये दिखा है कि यूरोपियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको करेंसी का बेनिफिट होता है, तो वहाँ पे अर्निंग्स की थोड़ी एक्सपेक्टेशन आ रही है वीक यूरो की वजह से। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है इंडिया से, इज़ जस्ट दैट बाकी चीज़ें अच्छी लग रही है। और जो मैंने वैल्यूएशंस की बात करी वो तो अब काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए इन द रिलेटिव स्कीम ऑफ थिंग्स। ये जो हमने मार्केट में करेक्शन देखा है
उसकी फंडामेंटल रीजंस भी थी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब हंकी डोरी है, सब अच्छा है। इंडिया में भी हमने अर्निंग्स जो है वो कट देखे हैं, स्लो डाउन देखा है, और उसके कारण, मेन जो कारण मैं कहूँगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई थी, अर्बन स्पेंडिंग भी थोड़ी कम हुई थी, और आरबीआई ने जो लिक्विडिटी टाइटनेस रखी थी बाजार में ऑलमोस्ट एक साल से, उसका भी इम्पैक्ट स्लो डाउन में आया, क्रेडिट ग्रोथ में आया। तो ये सारे स्लो डाउन के जो फैक्टर्स हैं वो रेलेवेंट हैं, उसकी वजह से हमने सेंटिमेंट और मार्केट दोनों को डाउन जाते देखा। लेकिन अगर हम ये अभी भी विश्वास रखते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 या 7% की करीबन आएगा फॉर FY26 और FY27, तो फिर वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 20-22% डाउन हो गया, और स्मॉल कैप इंडेक्स का जो मीडियन स्टॉक है वो तो 35% डाउन है। ओके, सो वैसे फंडामेंटल जो थोड़े वीक हुए हैं, लेकिन अगर हम सिक्लिकल रिकवरी की बात कर रहे हैं, और हम बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं कि इंडिया की जो स्टोरी है शायद एक क्वार्टर की वजह से या 2 क्वार्टर की वजह से स्लो डाउन हुई है, ये परमानेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं। राइट, वैल्यूएशंस पे आएंगे, थोड़ी और चर्चा करेंगे, लेकिन प्रकाश साहब, तो हमने ऑलमोस्ट 2 कारण मोटे मोटे देखे, अनुज ने बताया, सर ने भी एक्सप्लेन किया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों बाजार में ये स्थिति है? विपिन भाई, देखिए, इस गिरावट की एक्चुअली शुरुआत या नींव जो है वो बनी थी जब हमने पिछले 1 साल 1.5 साल में जो आईपीओ देखे हैं, वो बहुत ही स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे आए हैं। अब वो जब आईपीओ आते हैं, मार्केट में ओवर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े घूमते हैं, अलॉटमेंट में पैसा बनता है, तो ये चीजें नजरअंदाज की जाती है। और वो चीज जो नजरअंदाज जो किए, उसके हम उसको भुगत रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसे वैल्यूएशन पे आई जो सस्टेनेबल नहीं थे। जो मीर ने भी कहा कि वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन, अर्निंग्स इज वन साइड, वैल्यूएशन इज द अदर साइड, और इसको कितना ऊपर उछालना है वो सेंटिमेंट डिसाइड करता है। तो ये जो सिक्का था आपका वैल्यूएशन के तौर पे आईपीओ में एक्सटेंड हो गया, उसके बाद बहुत सारा आपने, और इसका एक इंडिकेशन आपको ख्याल होगा कि जितना ओएफएस यानी खुद का माल प्रमोटर से बेचा है पिछले 2024 कैलेंडर ईयर में, वो हमारी हिस्ट्री में इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ। तो वो कब होता है कि प्रमोटर को तो सबसे ज्यादा पता है कि बिजनेस कैसा है और ये वैल्यूएशन पे बेचने लायक है कि नहीं। तो जब वही बेच रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में, तो ये समझना चाहिए था। और दूसरा ये हुआ है कि जो अनुज का अक्टूबर से अर्निंग्स में, जब आपने सितंबर एंड की अर्निंग्स देखी और अर्निंग्स में वीकनेस शुरुआत होनी शुरू हो गई थी, ग्रोथ नहीं आ रहा था, जो हमारा मार्केट हमेशा ग्रोथ के बलबूते चलता था, और उसके साथ साथ नवंबर में ट्रम्प साहब का आगमन हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है, ये जो परिबल जो जब मिले हैं, कन्वर्ज हुए हैं, उसकी वजह से एफआईज की यहाँ से एग्जिट होनी शुरू हुई। जब एफआईज की एग्जिट होनी शुरू होती है तो माहौल खराब हो जाता है, और माहौल में ऐसा है कि आज अगर आप मेरे को पूछे तो सेलिंग से ज्यादा घबराहट इसलिए हो रही है कि बाइंग नहीं आ रही है। तो जो बाइंग पहले आ जाती थी रिटेल निवेशकों की तरफ से या डोमेस्टिक फैमिली ऑफिसेस की तरफ से या एचएनआईज की तरफ से, वो नहीं आ रही है। तो जो सेलिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा आपको उसमें एक तीव्रता दिख रही है जो अदरवाइज नहीं दिखती, क्योंकि बाइंग है। सो आई थिंक इट इज एब्सेंस ऑफ बाइंग मोर देन जस्ट द सेलिंग दैट इज कंसर्निंग, एंड ये चीज को पलटने में थोड़ा समय लग सकता है। सेंटिमेंट जब सुधरेगा तब होगा। जी, ठीक है, तो वो कितना समय लगेगा, आगे चल के वही स्केल करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, क्योंकि ट्रम्प का जिक्र बार बार आ रहा है, तो पहले तो दुनिया भर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे और सब कुछ हो रहा था जिसका बाजार पे इम्पैक्ट आया, बाजार ने फिर उसे एडजस्ट भी किया, लेकिन अब ट्रम्प साहब ही वो काम खुद कर रहे हैं, कुछ रोज नए धमाके करते रहते हैं। क्या वो भी सेंटिमेंट को बिगाड़ने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, या फिर उनकी बातों को उतना ही लिया जा रहा है जितना लेना जरूरी है? मार्केट ऐसी चीजों से ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेता। नमस्कार विपिन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, एक पुरानी कहावत है कि जब अच्छी खबरें आती हैं तो लोड्स में आती हैं, और जब सेंटिमेंट नेगेटिव चल रहा होता है या नेगेटिव खबरों का दौर होता है तो भी एक के बाद एक आती रहती है, एंड इट टेक्स टाइम फॉर एनी पर्सन या मार्केट टू रिकवर फ्रॉम दैट। तो जो हम देख रहे हैं, आई थिंक नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एफआईज। इस बार डेफिनेटली जो पिछले 6 महीने में हुआ है, हम देख रहे हैं एफआईज फंड मैनेजर्स दे हैव बीन relatively they have outsmarted Indian markets, या Indian retail investors, या Indian I would say Indian managers also, if I could use the term. And जिस तरह से consistently हमने देखा कि सितंबर अक्टूबर के बाद consistent selling चल रही है FIs की,
और शुरू में ऐसा लग रहा था, शुरू में आई थिंक द काइंड ऑफ मोमेंटम हमारी मार्केट में था, जो रिटेलर्स में जो मोमेंटम था, वो शायद उस मोमेंटम में बह गए एंड वी केप्ट ऑन एब्जॉर्बिंग देयर सेलिंग रादर देन ये देख के कि हमारी वैल्यूएशन फ्रॉती हो गई हैं, वैल्यूएशन फ्रॉती हो गई हैं। और ये मान के चल रहे थे, आई थिंक हमारे भी काफी लोगों से पिछले दिनों भी बात हुई है, काफी दिनों से ऐसी धारणा हो गई थी फॉरेन मार्केट्स में कि अपार्ट फ्रॉम इंडियन मार्केट्स बीइंग फ्रॉती कि रुपी में भी स्टेबिलिटी देखने को शायद नहीं मिलेगी। और ये काफी दिनों से धारणा चल रही थी कि अल्टीमेटली रुपी में सेटल समवेयर बिटवीन 88 एंड 90 रुपीज इन अ पीरियड ऑफ टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 मंथ और 2 मंथ्स। और उस चीज को लेते हुए ये हम देख ही रहे थे कि यूएस मार्केट में ऑन अ स्टेबल बेसिस जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड चल रही थी या शॉर्ट टर्म यील्ड भी चल रही थी, आराम से वहां पर 6 से 7, 7.5% का एक सेफ रिटर्न मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो इन सब चीजों का समीकरण बना, हमारी जो Q3 के रिजल्ट्स आए, आई थिंक डेफिनेटली नॉट अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, और Q4 के भी जिस तरह रिजल्ट्स आए कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। उसके बाद जो ट्रम्प फैक्टर आया, सो आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और जैसा कि हमारे अभी कलीग्स भी कह रहे थे, इट्स नॉट दैट कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम मंदी है। अगर आप ग्लोबली देखें, काफी सारी मार्केट अपार्ट फ्रॉम द यूएस मार्केट, उन्हें भूल जाइए, वो तो डेफिनेटली बहुत सीरियस और परफॉर्मिंग मार्केट है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारी यूरोपियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट, आई थिंक दे हैव बीन डूइंग प्रीटी वेल इन लास्ट, अगर हम 1-2 महीने की बात करें। सो अब ये कहना कि कहां पर एफआईज की सेलिंग थम जाएगी, कहां पर दे विल टेक अ रिस्पाइट एंड वील टेक अ यू टर्न, कहना थोड़ा मुश्किल है, कहना थोड़ा मुश्किल है। बट नियर टर्म में अगर हम बात करें, 2-4-6 हफ्ते की बात करें, आई थिंक टेक सम टाइम। लेवल्स की बात करें, आई थिंक निफ्टी कुड इजीली स्लाइड अनदर 5 to 7%। मेरा ये मानना है, व्हाट वी हैव बीन एडवाइजिंग आवर क्लाइंट्स की ऑन अ ब्रॉडर बेसिस कहीं 21,800 से लेके 22,500 के बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेटिव प्लेटू या बॉटम निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। वहां तक इस तरह की डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, 30 to 40% इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स। लार्ज कैप में भी 20 से 30% की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू स्टिक टू क्वालिटी नाउ। क्वालिटी नेम में हर फॉल पे 10-15-20% अब हम ले, और उसको लेने के बाद फ्रॉम लेवल्स क्लोजर टू 22,000 लेना बंद कर दे एंड देन लेट मार्केट सेटल डाउन। और मेरे को लगता है कि वहां से अच्छे रिटर्न अगले 2-3 क्वार्टर में मार्केट्स को देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे बात वही बन रही है कि क्या ये अभी थोड़ी और गिरावट बाकी है, लेकिन वो आपको एक मौका देती है कि वहाँ से कुछ वैल्यू पिकिंग की जाए और फिर आगे वो रिटर्न बने, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन ये विवेचना तो हो गई कि बाजार में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, एफआईआई जितना बेच क्यों रहे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर रही है। अब ये कि क्या कहाँ सबसे ज़्यादा दर्द है, तो अभी आपने लार्ज कैप की भी बात की, तो लार्ज कैप का थोड़ा ऐसा होता है कि ब्लो लग गया, हड्डी टूटने जैसी बात है, धीरे धीरे प्लास्टर चढ़ा दिया, रिकवरी आ जाएगी। लेकिन ये जो मिड और स्मॉल कैप है ना, छोटे छोटे वुंड्स जैसे है कि वो खुले घाव हैं जिसमें से लगातार खून रिसता रहता है और आपको तकलीफ होती है, और हर दिन और गिरावट उस पर नमक छिड़क देती है, ऐसा ऑलमोस्ट हो जाता है। तो अनुज, आप मुझे बताएं कि ये जो मिड और स्मॉल कैप का दर्द है, ये कैसे राहत इससे मिलेगी, ये कितना और चुभेगा? देखिए, मिड और स्मॉल कैप में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं पता है बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, लोग ना गलती क्या कर रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि हाई से कितना गिरा है, हाई से कितना गिरा है, अरे हाई से 30% गिर गया, अरे हाई से 40% गिर गया। भाई साहब, चले कितने थे? 4-4, 5-5, 10-10 गुना हुए थे स्टॉक पिछले 2 से 3 साल में। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 साल पहले स्टॉक लिए थे ना, कई स्टॉक से मैं एग्जांपल दे सकता हूँ जिनमें 40% की गिरावट के बावजूद आप 3 गुना रिटर्न पे बैठे होंगे 2 साल में। तो बताइए क्या फ़र्क पड़ गया उसमें? हाँ, 5 गुना थे वो आपके, वो 3 गुना रह गए। दिक्कत उसको है जिसने लास्ट के 2-3 महीने में लिया था। दिक्कत उन इन्वेस्टर्स की है, या दिक्कत उन इन्वेस्टर्स की है जो लेके बेच देते हैं फिर लेते हैं, लेके बेच देते हैं फिर लेते हैं। जो पोस्ट कोविड लेके बैठे हैं उनको कहाँ दिक्कत है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ सेलिंग आनी है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है कि आगे जाके अच्छा प्राइस एक्शन भी बनेगा। ठीक है, तो देखिए, देखने का नजरिया जैसा अनुज समझा रहे हैं कि आप कहाँ थे, वहां से आपको कितना लॉस हुआ, वो इस वक्त हो रहा है, ब्लीड कर रहा है तो लग रहा है कि चोट लग गई है, खून निकल रहा है, लेकिन क्या आपने बहुत सारा प्रोटीन खा रखा है, बढ़िया बॉडी बिल्ड कर रखी है, छोटे मोटे ब्लो अगर सह सकते हैं तो अलग बात है। और उसमें भी फिर वो कह रहे हैं मौके, तो इन मौकों की आगे हम बातचीत और करेंगे। सर, अभी लेवल्स की बात कर रहे थे जैन साहब, तो 21,500 या उसके बियॉन्ड थोड़ा, अभी और कहाँ कोई बॉटम वैसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है हमेशा, आई नो, फिर भी आपके लिहाज से बॉटम कहाँ हो सकता है और कहाँ से फिर आपको धीरे धीरे पिक करना शुरू करना है?
देखिए टेक्निकल एनालिस्ट तो मैं नहीं हूँ मैं वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स देखता हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो एक एवरेज लेवल पे मोरलेस आ गया है, 5 ईयर्स की एवरेज लेवल पे आ गया है। तो जो 3-4 महीने पहले लग रहा था कि एक्सपेंसिव होगी इंडियन मार्केट्स, वो अभी माहौल नहीं रहा है। और हम अर्निंग्स की बात करें, और क्योंकि वैल्यूएशन हमेशा हमेशा अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ता है, तो अर्निंग्स की बात करें तो निफ्टी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अगले 2 साल के लिए करीबन 10% जितनी एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है और विद इन दैट इवन जो स्मॉल कैप्स है, वो अभी भी लगभग 15 से 20% तक का ग्रोथ दिखा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। और उनकी जो वैल्यूएशन है वो मोर और लेस लार्ज कैप्स के लाइन में आ गई है। तो अभी मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि इतने वॉलेटाइल एसेट क्लासेस, क्योंकि माहौल ऐसा है, बहुत वॉलेटाइल लगता है, बहुत डर लगता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें और स्टेप बैक करके एनालाइज करें, तो जैसे अनुज ने कहा, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है मिड एंड स्मॉल कैप में। क्योंकि हमने अगर क्लासीफाई किया तो 100 लार्ज कैप्स हैं, 150 मिड कैप्स हैं, तो 100 लार्ज कैप्स हैं, 150 मिड कैप्स हैं। लेकिन उसके बाद कम से कम 500 से 800 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें से आप स्मॉल कैप में चूज कर सकते हो। तो एक डिवर्सिफाइड अगर पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप में है, तो चॉइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप में है। हाँ, अभी मैं बोलूँगा तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा मानना क्योंकि माहौल ऐसा है। लेकिन अगर हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में अगर स्टॉक पिकिंग करना है तो हमें ब्रॉडर मार्केट में जाना पड़ेगा, क्योंकि टिपिकली जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स होते हैं वो हमेशा छोटे से शुरू होते हैं और फिर बड़े बनते हैं। राइट। तो प्रकाश जी, इसी बात को आगे बढ़ाऊं कि अभी थोड़ा और सेटल होने दिया जाए, या वो वक्त आ गया है जहां पर ठीक है, ऐसा है कि वो तूफान, आंधी, वो जो गर्द बह के आ जाती वो है, अब आपको उसको हटा के नीचे से चीज़ें निकालनी है जिसपे अभी मिट्टी जमी हुई है तो आपको खराब गंदा दिखेगा। लेकिन अभी और थोड़ा सेटल होने दिया जाए और थमने दिया जाए, या फिर अब वो वक्त आ गया जब आप चीज़ों को चुनना शुरू कर सकते हैं? नहीं विपिन, ये सबसे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। देखिए, गिरावट तो समझ आ गई, गिरावट झेल ली आपने, मायूसी सहन कर ली। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आप, ये तो है नहीं कि आपने इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी बंद कर दी है। तो होता है, जैसे आपने कहा कि बाजार को बुखार क्यों लगा, तो ये जो बुखार है इसको अच्छी तरह सेटल होने से पहले अगर आप एक्साइट होके काम करना शुरू कर देंगे, फिर से लेना शुरू कर देंगे, तो वो एक अंग्रेजी में वर्ड है रिलैप्स, तो वो रिलैप्स भी आ सकता है। तो ये बुखार को बहुत हल्के में ना ले। इसमें जो बाइंग आपको करनी है वो बहुत सिलेक्टिवली करनी है। चॉइसेस बहुत हो रही है, लेकिन जैसे अनुज ने कहा कि अभी भी 30% नीचे गिरने के बाद भी चीजें, 40% गिरने के बाद भी महंगी कई जगह लग सकती है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है। पिछले साल अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी अलग थी, और आपने अभी एक ग्राफिक दिखाया, उसमें एमएससीआई इंडिया में अगर आप देखें, हम माइनस में है, लेकिन अभी भी हमारा मल्टीपल, जो पी मल्टीपल है 24 का है। चाइना को 13% अप्रिशिएट हुआ है जनवरी 2025 से, 45 दिन के अंदर ही, लेकिन मल्टीपल अभी भी 12 का है। तो ये जो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है, ये देखते हुए मुझे नहीं लगता कि एफआईज की सेलिंग अभी इतनी जल्दी यहाँ से थम जाएगी, या थम भी गई तो बाइंग आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि चाइना इज प्रूविंग टू बी फार मोर अट्रैक्टिव। यूरोप के बहुत सारे मार्केट्स है, जर्मनी को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, तो वहां पे क्या है कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस हमसे पहले हुआ। तो हमारा हमारा नंबर भी आएगा, हमारा नंबर हो सकता है 3-6 महीने बाद आए, कि एक बार लगा कि वैल्यूएशंस एक रीजनेबल लेवल पे आ गए और अर्निंग्स ग्रोथ आने लगी, तो नेचुरली हमारा पी मल्टीपल सुधर जाएगा। तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए। गिरावट कैसे आएगी, कब आएगी, ये तो मैं नहीं जानता, बट मैं तो कंपनी स्पेसिफिक जब देखता हूं तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि पहले अट्रैक्टिवनेस एंगल से अगर देखें तो आपको गिनी चुनी कंपनी सस्ते में मिल रही थी, अच्छे भाव में मिल रही थी, वो चॉइस थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन अभी भी लेने लायक है कि नहीं, थोड़ा समय और लग सकता है। आई वुड वेट फॉर अर्निंग्स ग्रोथ। पर हम लोग तो गुलाम है अर्निंग्स के, अगर अर्निंग्स है तो फिर कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं होती कि निफ्टी कहाँ है और मिड कैप इंडेक्स कहाँ है। अर्निंग्स कंपनी की अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस आगे चल के दिख रहा है, आप ले लीजिए। सो वो स्टेज आने में मेरे ख्याल से शायद मार्च एंड क्वार्टर नंबर्स के बाद या जून के नंबर्स के साथ आपको शायद कोइंसाइड होते हुए ज्यादा दिखे। ठीक है, तो वो नंबर्स का इंतजार। हाँ सर जी बोले। एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि जब करेक्शन होती है तो बहुत पेनफुल लगती है, दर्द सहना मुश्किल होता है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इंडिया की परफॉर्मेंस पोस्ट कोविड है, वो सारी ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में बाय अ माइल बहुत अच्छी थी। ओके, सो इवन इन डॉलर टर्म्स अगर हम देखें कोविड से, तो इंडिया वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड बाय अ माइल।
ओके ओके हमारा जो कंपाउंडेड रिटर्न है पिछले 4.5 साल में करीबन 30% से ज़्यादा रहा है, विच इज़ मच मोर देन बाकी सब मार्केट्स। तो 30% कंपाउंडिंग के बाद 5 साल के हिस्ट्री के बाद अगर बाजार 15% गिरा है तो इतनी बुरी हाल नहीं है हमारे। हाँ, ये 15% जो 3 महीने में हुआ है वो अमंग्स द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं, सबसे खराब है ग्लोबल। बट अगर 3 या 5 साल का देखें तो अभी भी हम बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। और यही बात अनुज भी कह रहे थे कि आप अगर तुलना करें, गिर रहा है तो लगता है गिर रहा है, लेकिन देखें कि क्या है। तो आपका एक ये जरूर है कि आपका 5 गुना के रिटर्न पे बैठे थे वो 3 गुना रह गया होगा, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि नुकसान बहुत ज्यादा आपका हो गया। गिरता बाजार जरूर अच्छा लगे। हाँ, तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा था जब अभी आप लोगों की बातचीत सुन रहा हूँ, FIIs जब हम बोलते हैं कि बेच रहे, तो क्या वो 100% से बेच रहे होते, कुछ सिलेक्टिव बाइंग नहीं कर रहे होते पीछे से? हाँ, ऑफ कोर्स चर्न तो होती है, बट नेट नंबर हम देखते हैं तो लगता है कि नेगेटिव है। अभी एक बड़ा ब्लॉक हुआ, आपने देखा टेलीकॉम कंपनी का, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का बाइंग एक ही स्टॉक में हो गया। तो क्या सिलेक्टिवली ऐसी चीजों पे नजर रखें तो कुछ समझ में आ सकता है? लेकिन ये तो बास्केट तो बहुत बड़ा है, मुश्किल है ट्रैक करना। बट मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेक्टिवली तो FIIs आते ही हैं, हमेशा चर्न होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर वो इंडस्ट्रियल्स या कैपिटल गुड स्टॉक्स में ओवरवेट थे, फाइनेंशियल्स में अंडरवेट थे, तो शायद वहाँ भी थोड़ा पैसा जा सकता है, उस तरह की चर्निंग हो सकती है। बट हमें तो ब्रॉड नंबर से, नेट नंबर से मतलब है। राइट। पंकज जी, तो जब फंडामेंटल बातें कर रहे हैं तो अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा बातचीत आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा टेक्निकली देखें तो किस तरह के मौके बाजार में बनते हैं? अब उतना एनालिसिस एक आम निवेशक के बस की बात तो नहीं है, आप लोगों की राय पे ही बहुत सारे लोग निर्भर करते हैं। फिर भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख सकते हैं? देखो विपिन जी, आई एम नो सीरियस टेक्निकल एनालिस्ट, ठीक है, पर जो हमारे कंपनी में जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जो हमारे को गाइड करते हैं, और जितना मेरे को मार्केट का एक्सपीरियंस है पिछले 20-25 साल का, मेरे को लगता है अभी बॉटम फॉर्मेशन में टाइम लगेगा। और अभी 2-3 और अगर हम फंडामेंटल कारण की बात करें, जो हमारे वरिष्ठ कलीग्स ने अभी बात की है, मेरा ये मानना है कि अभी टू बिगिन विद सबसे पहले रुपी को स्टेबल होना पड़ेगा। रुपी की स्टेबिलिटी मेरे को लगता है इमीडिएटली आसानी से नहीं आ पाएगी। जिस तरह के ट्रम्प साहब के थ्रेट चल रहे हैं, टैंट्रम चल रहे हैं, और जिस तरह से अभी उनको एक चाइना स्पेसिफिक किस तरह के टैरिफ लगाते हैं, किस तरह से वहां पर एट एंड ऑफ द डे किस तरह के टैरिफ्स लगते हैं, उस पर डिपेंड होगा कि चाइना अपनी करेंसी कितनी डिप्रिशिएट होने देता है या करता है। क्योंकि अगर वहां पर कहीं सीरियस डिप्रिसिएशन हुई तो इंडिया विल हैव टू फॉलो सूट, चाहे वो इंडिया विल हैव टू टेक केयर कि इनके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव रहे। तो एक समीकरण काफी फ्लूइड है, काफी वॉलेटाइल है, काफी ब्रॉड है का। तो एक स्पेसिफिक चीज को हम नहीं कह सकते कि इस चीज से इस लेवल से मार्केट थम जाएगी या इस लेवल से मार्केट बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी, छोटे मोटे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट को मिलते रहेंगे जो लेवल से, जैसे आज से कुछ दिन पहले तक हम बात कर रहे थे कि 22,800 काफी सीरियस लेवल है, और हमने देखा भी था कि बार बार मार्केट वहां से जंप कर रही थी। बट टुडे आई वोंट यूज द वर्ड कन्विंसिंगली, बट आई थिंक दैट सिटाडेल हैज बीन ब्रोकन, एंड अब हम हो सकता है उससे और 300-400 नीचे पॉइंट की बात करें। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है समीकरण अभी भी काफी फ्लूइड हैगा। वील हैव टू वॉक द टॉक, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि FI सिलेक्टिवली बाइंग भी करते होंगे। जैसे हमने देखा है कि देयर आर सेक्टर्स जो अभी भी एक पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस है, पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस इन द सेंस टेलीकॉम के अगर हम दिग्गज काउंटर्स की बात करें, समथिंग लाइक हेल्थ केयर की बात करें, टेक्नोलॉजी में भी हम देख रहे हैं सिलेक्टिवली शायद FIs का पैसा जा रहा है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। आई थिंक दे आर बैक बाय रिजल्ट्स, इट्स नॉट दैट कि जस्ट XYZ they've chosen। सो काफी सेक्टर चर्निंग हो जाएगी, काफी स्टॉक चर्निंग हो जाएगी, काफी सारे सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि कुछ एक कंपनीज काफी अच्छे रिजल्ट थ्रो कर रही हैं एंड काफी कंपनीज नॉट सो गुड रिजल्ट थ्रो कर रही हैं। रियल एस्टेट में अगर हम देख रहे हैं, विदाउट नेमिंग एनी कंपनी, हमने देखा 2-3 कंपनीज ने काफी अच्छे रिजल्ट थ्रो किए, कई कंपनीज ने अच्छे थ्रो नहीं किए। सो आई थिंक एक चर्निंग होगी, अक्रॉस द बोर्ड चर्निंग होगी। एंड स्मॉल कैप मिड कैप की अगर बात करें, जहां पर सीरियस डिस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है, एक ऑन अ ब्रॉडर बेसिस अगर हम बात करें कि 4-5 साल में स्टॉक्स 4x 5x होने के बाद हमारा निफ्टी 10-15% गिर गया है, बट जिस तरह की जिस तीव्रता से पिछले 3 महीने में स्टॉक्स में फॉल आया है, देयर हैव बीन फॉल क्लोजर टू 40-60% इन अ पर्टिकुलर स्टॉक्स फ्रॉम रीसेंट हाइज। तो वो काफी वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो जाती है। वो उस डिस्ट्रक्शन में कहां पर क्वालिटी स्टॉक में फॉल आया और कहां पर नॉट सो गुड क्वालिटी स्टॉक में फॉल आया, वो ध्यान रखना पड़ेगा।
जहां पर क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर वहां पर आप एवरेजिंग करने में लग गए तो आई थिंक यू विल एंड अप लूजिंग मेजर पार्ट ऑफ योर कैपिटल। और जहां पर क्वालिटी अच्छी है वहां पर मेरे को लगता है कि सिलेक्टिवली बाइंग भी करनी पड़ेगी। एक और चीज जो विपिन जी हम रेगुलरली देखते हैं एज अ ब्रोकर, एज अ एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट, जो एक्टिव इन्वेस्टर होता है, एक्टिव ट्रेडर होता है, जनरली आई थिंक टिल अबाउट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 70 to 80% इन्वेस्टेड था मार्केट में। इट्स नॉट दैट कि दे वर सिटिंग ऑन अ सीरियस कैश कि अब मार्केट में फॉल आने वाला है। तो सिंस काफी कुछ इन्वेस्टेड है तो जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू इन्वेस्ट मोर बहुत ज्यादा नहीं रहता है, एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स अ गेम ऑफ वॉचिंग आउट, प्लेइंग आउट काइंड ऑफ थिंग। और इस चीज में जो हमारी एक सलाह रहती है लोगों को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, कि भाई द बेस्ट वी कैन डू इज लेट्स गेट रिड ऑफ पुअर क्वालिटी स्टॉक्स, और जो क्वालिटी स्टॉक्स में फॉल आया उसमें हम अपनी थोड़ी रेशियो बढ़ाएं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट सिनेरियो वी कैन डू। एंड आई थिंक जैसा हम देख रहे हैं बहुत जल्दी हमारे को लगता है कि विल बी एबल टू फॉर्म अ प्लेटू फॉर अ बॉटम फॉर्मेशन, एंड एक सीरियस रिकवरी आएगी। बट उस रिकवरी में काफी कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स मेरे को लगता है बदल जाएंगे। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रिकवरी, ये अक्सर देखा भी गया है। प्रकाश जी, सवाल लेके आपके पास आता हूँ कि अभी भी रोज जो हमारा डेली शो है कल का बाजार, उसमें लाइन तांता लगा रहता है कि मेरे पास ये स्टॉक है, मेरे पास ये स्टॉक है, और शायद एक आध ही है कोई जिसमें हमें हरा रंग दिखता है, बाकी तो सबको प्रॉब्लम है, सब घाटे में बैठे हुए। कई तो अच्छे स्टॉक उसमें जो लाल रंग में दिखते हैं। अब यहाँ पर एक कॉमन जो राय निकल कर आती है, जो भी उसमें एनालिस्ट आते हैं रोज के लेवल पे, ज़्यादातर तो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, वो यही कि देखिए अभी एक तो एवरेज आउट मत कीजिए। हर किसी को वो डर लगता है शायद अंदर से, हर दूसरा कॉलर यही पूछ रहा होता है कि क्या वो लेवल होगा जहां मैं थोड़ा और खरीद लूं, उसको लग रहा है कि एवरेज आउट हो जाएगा, और वो कहते हैं कि नहीं देखिए इससे निकल जाइए, वही बेहतर है। अब सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी ज़्यादातर सवालों में, स्पेसिफिक स्टॉक की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक जो मोटी सलाह निकल कर आती है वो यही निकल कर आती है कि अच्छे स्टॉक में लगाइए, वो गिर भी गया तो वो रिकवर जरूर करेगा, और जहां पर मामला ठीक नहीं है वहां पर अगर वो बहुत ऊपर भी था, बढ़िया रिटर्न्स पे भी बैठा हुआ था, लेकिन वो गिर गया तो फिर पता नहीं वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा। अब ये फंसने वाली स्थिति हो जाती है। ऐसे में क्या करे निवेशक? नहीं, बिल्कुल सही है जो पंकज जी ने भी समझाया कि ये जो इन्वेस्टर जब फुल्ली इन्वेस्टेड हो जाते हैं तब नया पैसा तो आता नहीं है, तो वो पैसा जब आपका अटक गया है तो आप एवरेजिंग भी कहाँ से करेंगे या नए स्टॉक्स कौन से लेंगे जब पैसा ही नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल तो लोगों के पास ये नहीं कि कौन सा स्टॉक लेना है, सबसे बड़ा सवाल है कि पैसे कहाँ से आएंगे। और उसका एक बहुत थोड़ा सा दर्द वो है, एफर्ट करना पड़ता है उसके अंदर कि जो चीजें आपने गलती की है, जो वो गलती को एक्नॉलेज करके, एडमिट करके उसको आप उस मतलब एक्सेप्ट करिए और उसको बेचिए। क्योंकि होता ये है कि ये जो हर एक रिकवरी में जैसे पहले आपने कहा कि नए स्टॉक्स चलते हैं, नए सेक्टर्स क्यों चलते हैं, उसका कारण और कुछ नहीं है। अब ऐसा है कि जो सेक्टर में 4-4, 5-5 गुने हो गए हैं, जैसे रिन्यूएबल सेक्टर में ले लीजिए, जो सोलर एनर्जी वाले सेक्टर में है, या ईवी वाले जो स्टॉक्स हैं, अब उसमें स्टॉक 4-4, 5-5 गुने हो गए। अगर वो आधे भी हो गए तो भी वो डबल है जो जिस लेवल से शुरुआत हुई थी पैंडेमिक के बाद। लेकिन कई सेक्टर ऐसे हैं जो चले ही नहीं है, और वो सेक्टर्स में गिरावट जब आती है तो वो और भी सस्ते हो जाते हैं, तो उनमें ज्यादा फोकस होता है, लोगों का पैसा वहां ज्यादा लगना शुरू होता है, प्रोवाइडेड वो सेक्टर में हेडविंड्स भी हो, मतलब ग्रोथ के कोई कारण और भी हो। अब उस लिहाज से अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि अगले रन में ईवी, रिन्यूएबल्स, ईएमएस, इस टाइप के जो हाई प्राइस आउट परफॉर्मर्स थे वो थोड़े से चलने में परहेज होगा वहां चलने में। लेकिन चलेंगे क्या? बैंकिंग और फाइनेंशियल्स चलेंगे, क्योंकि पहले भी नहीं चले थे। आपके इंडस्ट्रियल जो है सिलेक्टिवली कई हैं जो नहीं चले हैं। तो यहाँ पे फार्मा है, फार्मा ने थोड़ी बहुत चमक दिखाई, लेकिन ओवरऑल तो नहीं चले। ज्यादा से ज्यादा क्या 1.5 गुना भाव हुए हैं पिछले 3 साल में। सो इस टाइप की जो चीजें हैं वहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो जहां जो चीज आपको पता है, ये ना बड़ा इमोशनल हो जाते हैं लोग कि मैंने स्टॉक लिया है, आज गिरा हुआ है, लेकिन मैंने तो सोचा था इसकी ऊंचाई ये थी, इस लेवल पे देखा था, वहां तो निकल नहीं पाया, अब क्या करूं। आपको लॉस बुक करना है या प्रॉफिट को थोड़ा सा लेट गो करना है, वो करना पड़ेगा। वो करने के बाद ही आपके पास कैपिटल आएगा, और उस कैपिटल को समझदारी से इन्वेस्ट करना है। सो साइकिल यही होता है, जो जो जब भी गिरावट आती है तो आपको कमाई पैसे की नहीं होती, पर सीख की होती है। तो ये जो सीख मिल रही है, इसको समझिए कि आपने हाई लेवल्स पे लिया हुआ है और सारा ही अगर पैसा लगा दिया है, तो आपकी गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए कि कुछ तो बचेगा। 30-40% कम आएगा, लेकिन कुछ तो आएगा हाईज में से। सो
माय पॉइंट इज कि थोड़ा सा इमोशनल बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा रादर देन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। इसमें कोई दिमाग फाइनेंशियल साइड में नहीं लगता है, इसमें अपने आप के इमोशंस पे काबू लाने की हिम्मत करनी पड़ती है। और उसके लिए पता है एक चीज जो सबसे दर्द कहाँ होता है ये देख के, लोग जो 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 निवेश करते वक्त अपने सलाह किसी प्रोफेशनल से नहीं लेते, क्योंकि थोड़ा बहुत जो फीस में पैसा देना पड़ता है वो उसमें बहुत परहेज है हिंदुस्तानी लोगों को कि भाई हम जल्दी पैसा क्यों खर्चे जब हमको फ्री में चीज मिल रही है। जब फ्री में एडवाइस जो ले आप लोगे तो फिर मतलब बुरे हाल तो होने के बहुत सारे संजोग हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जहाँ अच्छी चीज समझ आ रही है या सुनने मिल रही है उसके ऊपर में कंट्रोल ये ना कि इतना ज्यादा नॉइज है मार्केट में कि आप हर एक तरफ दौड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक की सुनवाई कर रहे हैं, और उस सुनवाई की वजह से आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पाते जो फंडामेंटली आपके हित में हो। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें इंट्रोस्पेक्शन की ज्यादा जरूरत है आपको इंडिविजुअली पोर्टफोलियो लेवल पे कि भाई मैंने गलती क्या की है, ताकि मैं ये गलती ना दोहराऊं अगले चरण में, दूसरी गलती नहीं कर लूं बेशक, लेकिन पुरानी गलती ना। राइट, ये होता है। और जब बाजार गिरता है तो अक्सर लोग पैनिक में आ जाते हैं और वहां गलती होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अनुज जी, तो अगर हम बात करें, देखिए बार बार वो बात तो है, अभी अब बॉटम आउट वो एक अलग सिनारियो हो गया, लेकिन फिर भी अगर कोई सिलेक्टिव बाइंग करना चाहता है तो क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या कुछ खरीदा जा सकता है? इज दिस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी? देखिए डिपेंड करता है आप किस स्टॉक में है। एक्चुअली इसका जवाब मैं इस तरीके से दूं, दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसे कई स्टॉक हैं जिसमें इस समय सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिसमें इस समय स्क्रीमिंग बाय है। तो एक लॉन्ग शॉर्ट मार्केट है ये। आप कई स्टॉक्स को लॉन्ग करेंगे इस मार्केट में, कई स्टॉक्स को शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग कहाँ करेंगे? लॉन्ग वहाँ करेंगे जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहाँ अर्निंग्स का कंफर्ट है, जहाँ सेंटीमेंट स्ट्रांग है। शॉर्ट कहाँ करेंगे? फैंसी स्टॉक्स में, हर रैली पर, जहाँ पर बिना अर्निंग्स के नैरेटिव बेचे गए थे, वहाँ पर आप हर लेवल पे शॉर्ट करेंगे या हर रैली पर शॉर्ट करेंगे। ये मेरा सिंपल जवाब होगा। जी बिल्कुल, जो प्रकाश जी ने कहा लगभग वही बात कह रहे हैं यहाँ पर अनुज भी कि वो बाइंग भी है और सेलिंग स्टॉक भी है कि आपको खराब स्टॉक से तो बाहर निकलना ही निकलना है। मीर सर, इस पे आपकी क्या राय होगी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं तो जो लोगों को सुनता हूँ रोज, हमारे सवाल आते हैं वहाँ से मुझे लगता है कि वो बेचारे बहुत परेशान भी हैं और कंफ्यूज भी बहुत है, जैसा अभी प्रकाश जी भी कह रहे थे। बिल्कुल। तो आई थिंक जो प्रकाश और अनुज ने कहा बिल्कुल सही कहा है। वो दिवाली में जैसे होता है ना, जो एक घर की फ्रेश पेंटिंग होती है, सफाई होती है, तो ऐसे मार्केट में ये सफाई करना ज़रूरी होता है एंड डिस्पैशनेटली कॉल लेके आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। और जैसे प्रकाश ने कहा ना कि टिपिकली इन्वेस्टर्स जब आते हैं जब दर्द होता है, तो और पहले से बताते नहीं कि क्या खाया था कल, तो अब आप पोर्टफोलियो में देख रहे हैं कि भाई ये लाशें पड़ी हुई हैं तो उसका क्या किया जाए। तो वो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिसिप्लिन रखा जाए और क्वालिटी फिल्टर्स है या तो डिवर्सिफिकेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो सब के जो लेसन्स जो लर्न किए हैं उनको अभी फ्यूचर में याद करके काम किया जाए। तो सर कैसे देखेंगे, मतलब ब्लू चिप स्टॉक है मेरे पास तो उसको मैं रख के ही चलूं, कुछ मिड कैप्स हैं, हो सकता है उसमें भी कुछ के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों, आगे चल के अच्छा परफॉर्म करें तो उनको रख लूं, वो डिसीजन मैं कैसे लूंगा? एक दो स्टॉक है लोग पूछ लेते हैं, लेकिन कई लोगों के पास काफ़ी सारे स्टॉक होते हैं। अच्छा, एक और बात है, एक एक्स स्टॉक के लिए आपने कहाँ खरीदा, आपके लिए सलाह अलग होगी, मैंने किस लेवल पे और कहाँ खरीदा, कितना खरीदा, मेरे लिए सलाह अलग होगी। कई बार लोग उसमें भी मिक्स कर देते हैं। करेक्ट। तो देखिए इसमें क्या है कि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सलाह दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस डज नॉट मैटर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से एक एंकरिंग बायस बन जाती है और एक लॉस अवर्जन इज अ बिग बायस। हमें तो आज के भाव में ये वैल्यूएशन गिवन द करंट फंडामेंटल्स सही है कि नहीं वो देखना है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में एनएवी रोज की रोज कैलकुलेट करते हैं, तो कल के भाव से मुझे आज को क्या मतलब है, क्योंकि कल की एनएवी तो पब्लिश हो चुकी है, जिसको जो एनएवी एंट्री एग्जिट करनी थी वो कर ली। आज जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट होगी उसके हिसाब से आज की एनएवी पब्लिश होगी। तो उसी तरह से कॉस्ट को आई थिंक, अभी टैक्स प्लानिंग पर्पज अलग बात है, लेकिन मैं अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय और सेल की बात करूं तो कॉस्ट को हमें इग्नोर करना चाहिए और ग्राउंड अप स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है पंकज साहब, अब देखिए अगर हम बात करें अपने डोमेस्टिक मार्केट की और यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन की, तो इंटरेस्ट रेट का एक साइकिल कट डाउन का शुरू हो गया। महंगाई जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस आरबीआई करता है, वहाँ पर भी अभी तो रिलेटिवली जो आंकड़े हैं वो थोड़े राहत वाले हैं। आगे ग्रोथ का अनुमान भी
थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ही है। तो क्या ये सारी चीज़ें अब जो वर्स्ट है वो पीछे छूटा और आगे जो एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक बना रही हैं आपके हिसाब से? देखो विपिन भाई, ऐसा लग रहा है कि आई थिंक जो एक डार्क टनल है, आई थिंक वी आर क्लोजर टू द एंड, आई थिंक नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द लाइट। और पर उसमें अभी कितना समय लग जाएगा, समय इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, क्या 1 क्वार्टर की बात है, 2 क्वार्टर की बात है, उसमें अभी कितनी और चर्निंग होनी है, स्मॉल मिड कैप में कितनी और डिस्ट्रक्शन होनी है, आई थिंक काफी सारे प्रश्न चिन्ह है। और जैसा मैंने कहा कि मैं अपने आप को शायद दोहरा रहा हूं, एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कहां पर रुपये की स्टेबिलिटी आएगी। मेरा ये मानना है कि करेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। करेंसी में जो ट्रेडिंग होती है, जो समीकरण होता है, आई थिंक दैट डिक्टेट्स व्हाट इज हैपनिंग इन अदर से इन कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट। और जो अब उसके अलावा अगर हम देखें कि कुछ एक, अगर हम इफ वी ट्राई टू सर्च फॉर द पॉजिटिविटी, हमने काफी नेगेटिविटी की बात कर ली है। ऐसा लग रहा है कि अब जो ग्लोब में एक जो वॉर काइंड ऑफ सिनेरियो चल रहे थे, उनमें काफी थमाव देखने को मिल रहा है। आई थिंक वी आर क्लोजर टू यूक्रेन रशिया वॉर खत्म होने के काफी क्लोज होंगे हम। गल्फ में काफी स्टेबिलिटी आ गई है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया को एक जो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर पिछले 1.5-2-3 साल में देखने को मिला, दैट वाज क्रूड। आई थिंक क्रूड में काफी स्टेबिलिटी थी। आई थिंक उसको हमारी कंट्री को काफी हेल्प किया है। और आने वाले जिस तरह के समीकरण अब हम रुझान देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की कमेंट्री देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि क्रूड में और नीचे की तरफ ही एक स्टेबिलिटी रहेगी, रादर देन बीइंग वरीड अबाउट कि ये ऊपर ना चला जाए। सो दैट इज वन काइंड ऑफ स्टेबिलिटी वो हैगी। जिस तरह के रिजल्ट्स अभी हमारे को रिसेंट Q3 में देखने को मिले, आई थिंक रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट देयर वर सीरियस पॉकेट्स ऑफ एनकरेजमेंट। और अगर अगले 2 क्वार्टर में हम देखते हैं कि रिजल्ट सीजन यहां से थोड़ा बेहतर हो जाता है, खासतौर से मेरे को लगता है जो अगर हम एक फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, काफी सीरियस एनकरेजमेंट देखने को मिली है, काफी रेजिलियंस भी हम देखने को मिल रहे हैं। मार्केट्स काफी मैच्योर है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बड़े बैंक्स में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, आई थिंक दैट कुड बी वन सीरियस पॉकेट ऑफ आउट परफॉर्मेंस इन कमिंग क्वार्टर्स। सो समीकरण अच्छे बन रहे हैं, बट यहां से और कितनी एक वॉलेटिलिटी में मार्केट में डिस्ट्रक्शन हो सकती है, कहना मुश्किल है। तो मेरा ये मानना है क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ बने रहिए, सिलेक्टिवली उसमें बाइंग करिए, और जो खराब क्वालिटी स्टॉक्स है उनसे बाहर आइए। आई थिंक दैट इज द ओनली मंत्रा यू कैन हैव, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स नॉट वेरी फार अवे काइंड ऑफ थिंग, कि मार्केट दोबारा से एक शॉर्ट टर्म प्लेटू बना के एक यू टर्न लेती है और सेक्टर्स और स्टॉक्स थोड़े से बदल जाएंगे, बट ब्रॉडली आई थिंक फ्रॉम करंट काइंड ऑफ लेवल्स chances are very serious for making decent profits, strong profits, rather than losing more money. एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा कि शायद कई बार हम किसी चीज के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, इन द सेंस आज से 6-8 महीने पहले डिफेंस में फ्रॉड बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था, एंड देयर वर सम फंड्स व्हिच वर कमिंग विद आईपीओ ऑफर्स एट द टॉप ऑफ द फ्रॉड और टॉप ऑफ द डिफेंस, और उसमें भी हमने देखा था कि भर भर के आ रहे थे। सो अगर थोड़ी सी अलर्टनेस रहे, आई थिंक सेक्टर चर्निंग, स्टॉक चर्निंग बहुत मुश्किल काम नहीं है। और जैसा प्रकाश भाई कह रहे थे, अगर सीरियस एक्सपर्ट एडवाइस इन्वेस्टर्स लें तो आई थिंक दे कैन डू मच बेटर। ठीक है, छोटा ब्रेक ले लेते हैं और वो सीरियस एक्सपर्ट एडवाइस ही कि फिर आप कौन से स्टॉक्स देख सकते हैं, कौन से सेक्टर्स देख सकते हैं, किस हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी बाइंग कर सकते हैं, वो पूरी बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा मार्केट स्पेशल, और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनु सिंघल साहब, मैनेजिंग एडिटर CNBC आवाज़, मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मीर बोरा साहब, और SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन। तो चलिए अब क्विकली वो सेक्शन जहां शायद दर्शकों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा कि क्या खरीदा जा सकता है, क्या वैल्यू पिकिंग हो सकती है। तो प्रकाश जी, आपसे शुरू करता हूं कि इस बाज़ार में भी कैसे देखें आपकी, क्या चीज़ मैं ले लूं, क्या खरीद लूं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कि और थोड़ा नीचे चला गया तो आपको लगेगा कि नोशनल एक लॉस है, लेकिन फिर भी वहां से रिटर्न की संभावना या वहां से गेन्स की बड़ी संभावना है, वो आप कैसे पिक करेंगे? विवेक जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक कदम पीछे जाऊंगा। ये हमने कई बार चर्चा की कि
बहुत आसानी से हम तो बोल देते हैं कि जो ब्लू चिप स्टॉक है उसको रखिए और जो कमजोर स्टॉक है उसको निकालिए। अगर ये डिफरेंस पता होता है तो वो कमजोर स्टॉक पहली बार तो आता ही नहीं आपके पोर्टफोलियो में। राइट। तो सबसे शुरुआत तो वहां होती है, वो इसलिए होती है कि हम लोग एज रिटेल इन्वेस्टर, जब मैं मिलता हूँ इतने सारे इन्वेस्टर से ऑल ओवर इंडिया, एक ही चीज मुझे समझ आती है कि बहुत जल्दी हम इस भाव में बह जाते हैं जब कोई हमको एक कहानी अच्छी सुनाता है स्टॉक की। अगर स्टॉक की कहानी हम सुने, वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, तो हम हमारा पैसा लगा देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। जबकि करना आपको ये है कि उसके फंडामेंटल्स को आपको एनालाइज करना है या करवाना है किसी से, और वो वैलिडेशन लेने के बाद देखना है कि कहानी और एक्चुअल उसमें वो है, तालमेल है कि नहीं। तो ये जो कहानी वाले स्टॉक्स हैं कि ये कंपनी यहाँ से ये ड्रोन बेचेगी और उसके बाद ये यहाँ जाएंगी और ये रॉकेट बनाएगी, ये सब चीजों से जो आपने लिया है वो एक एक बहुत बड़ा उसको नजरअंदाज किया है आपने फंडामेंटल्स को, और उसका आज आप वो प्राइस पे कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? जो गुजराती में एक बहुत बड़ी कहावत है कि भाव भगवान है। मतलब जो आज का भाव है, वो आज के दिन अगर इस स्टॉक को आपको लेना होता तो आप क्या करते? मैं तो हर रोज अपने पोर्टफोलियो को जब देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि आज इस स्टॉक का भाव ये है, मैं इस भाव पे लूंगा कि नहीं लूंगा। अगर मेरा जवाब ये है कि मैं नहीं लूंगा, तो ये पोर्टफोलियो पे नहीं होना चाहिए। और वो मैं नहीं लूंगा के कारण भी बहुत सारे आपके पास सामने आ जाते हैं, या आप किसी विशेषज्ञ से मिलके सलाह लेके आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको ये चीज करेंगे अगर, बहुत क्लिनिकली करनी पड़ती है। मतलब ये एक सरसरे तौर पे काम नहीं होता है। इसको लेके किसी पोर्टफोलियो को लेके एडवाइजर के साथ बैठ के समझना, और तभी तो सेबी समझाता रहता है कि भाई आप रजिस्टर्ड एनालिस्ट और आरआईएस के पास जाओ, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ क्षमता तो है जिस वजह से ये काम हो सकता है। तो ये काम की जो पद्धति है, इसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने से बहुत फायदा हो सकता है। और सेकंड चीज आपको करनी ये है कि अगर ये चीज हो गई नक्की कि भाई ये चीज इस भाव पे नहीं बनती है, तो आप इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर लगता है कि नहीं इस भाव पे भी लेने लायक है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में बना रहेगा। तो बहुत सिंपल चीज है, और ये तभी मुमकिन होता है जब आपके पोर्टफोलियो में 15, 20, 25 स्टॉक्स हो। कईयों के मैंने देखे हैं जिन्होंने इतने सारे स्टॉक जमा करे हुए हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी लेके बैठे हुए हैं, और वो सारा पैसा बिखरा हुआ है। और कैपिटल जैसे ही बिखरती है तो उसमें रिकवरी भी आए तो कुछ नहीं होता। और लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो एक थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पे छोड़ रहा हूँ ये इस सब जवाब को, कि जो सेंटिमेंट आता है, सेंटिमेंट रोज या हर दिन या हर घंटे बदलता है, लेकिन फंडामेंटल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही विजिबल होते हैं चेंज में। तो जो फंडामेंटल्स का चेंज है उसकी उतावल ना करें, वो टाइम लगता है सुधरने में, बिगड़ने में, सब दोनों साइड में। लेकिन सेंटिमेंट रोज चेंज होगा, हर घंटे चेंज होगा। तो सेंटिमेंट जब ऊपर सुधरता है, तो ऐसी गलतियों को आप, जो वीर भाई ने कहा कि वो जो दीवारों की पेंटिंग करनी है, तो जब सूर्य की रोशनी मिलेगी तभी तो पेंटिंग करोगे, आप मानसून में नहीं करोगे। तो वो जब धूप आए तो उसको आप सफाई कर दीजिए, और उसके बाद चीजें लीजिए। तो सेंटिमेंट का फायदा उठाइए। बाउंस बैक जब भी मार्केट में आता है, और आता रहता है, जो वॉलिटिलिटी है इतनी मार्केट में, उसकी वजह से ऐसा तो है नहीं कि मार्केट नीचे ही रहेगा हमेशा। आप देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की ऐलान कितनी बार किए, कितनी बार रिवर्स किए, डेट आज करेंगे, कल करेंगे, अप्रैल 2 को करेंगे, रोज चेंज होती रहती है। तो सेंटिमेंट कैन चेंज एवरी डे। उस सेंटिमेंट को आपका दोस्त बनाइए। वो सेंटिमेंटल जो अपमूव है, बाउंस बैक है, जो भी बोले, उसमें आप इस टाइप की गलतियों को अपने एक एक करके निकालते जाइए, और पैसे को संभाल के रखिए, कैपिटल को संभाल के रखिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट कैपिटल प्रिजर्वेशन एलोकेटेड इन द राइट। सो ये चीज को समझ अगर आ गई लोगों को, तो आई डोंट थिंक इतनी मायूसी आएगी। ये जो बुखार है ये बाहर में भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। बढ़िया, अच्छा कहा आपने। तो राइट, ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और इसी हिसाब से आप अपने जो भी स्टॉक्स में, बड़ी अच्छी बात कही प्रकाश साहब ने कि वो जो कैपिटल आप बिखेर देते हैं ना, 5 ये खरीदे, 10 वो खरीदे, 50 वो खरीदे, उसकी जगह वो यही होता है कि आप एकदम बस थोड़ा सा इमोशनल होकर चीज़ों को कर लेते हैं। लेकिन आप सही जगह पे सही पैसा डालेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो नीचे या ऊपर जाएगा तो आपके कंट्रोल में रहेगा दोनों तरफ से। राइट, मीर सर, आपका ऐसे में क्या अप्रोच होता है? किस तरीके से आप देखेंगे अभी के मार्केट को? जब मैं कह रहा हूँ कि आपको सिलेक्ट, या तो बिल्कुल ही दूर रख देंगे कि कुछ करना ही नहीं है, ठीक है थोड़े दिन रेस्ट करते हैं, या फिर अगर पिक करना है तो उसके पीछे आपके थॉट क्या होंगे कि मैं ये चीज़ लूँगा और आगे चल के इसको भी और मतलब ऐड करूँगा या बढ़ाऊँगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक बैकड्रॉप दे दूँ फंडामेंटल्स का। अगर हमारी अभी भी अगर हमारा विश्वास ये है कि
जैसे आरबीआई और गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो करीबन 6 से 7% रहेगी अगले काफ़ी सारे सालों के लिए, इंक्लूडिंग दिस ईयर। तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जैसे हमने कहा निफ्टी जो है उसका 10% अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है हमें, और जो ब्रॉडर मार्केट खास करके स्मॉल कैप से उसमें 15 से 20% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिख रही है। तो अगर ऐसे माहौल में हम देखें, और एक स्टैटिस्टिक्स में आपको बताऊं कि स्मॉल कैप इंडेक्स तो चलो 20-22% गिरा है ऊपर से, लेकिन जो मीडियन स्टॉक है वो इंडेक्स में वो करीबन 35% गिरा था, राइट। तो काफ़ी सारी जो ब्लड लेटिंग जो कहते हैं वो हो चुकी है बाजार में, और अब माहौल बन रहा है कि सिलेक्टिवली आप एंटर करें बाजार में। अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है प्रोफेशनल फंडामेंटल एनालिसिस किया, मार्केट के एनालिसिस, तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रूट है। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की, बट एक अगर आपको अच्छा, अभी मैं सॉरी बीच में आपको टोक रहा हूँ कि अभी जो रीसेंट नंबर्स आए थे म्यूचुअल फंड की बाइंग के, और वो वहाँ तो कुछ कमी दिखी नहीं, वो नंबर तो अच्छे थे। बिल्कुल रेगुलर फ्लोज है। इनफैक्ट ये जो हम पिछले 1.5 महीने का भी जो इतना मंदी का माहौल देख रहे हैं, हमारे जो नंबर्स, मैं तो हमारा तो फंड स्मॉल है तो शायद मैं रिप्रेजेंट नहीं करता इंडस्ट्री को, बट डेली फ्लोज में देखो तो अभी भी पॉजिटिव है। कोई ऐसी पैनिक वाली बात जो, और टिपिकली हम अगर कहें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आता है सोच समझ के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ, तो वो जो क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मेरे ख्याल से। काफ़ी सारी जो पेन वैल्यू हुए बाजार की, जो दर्द है, वो ट्रेडर्स मोमेंटम वाले जो खेल रहे थे उनमें है। और खास करके मुझे एक माहौल लगा मार्केट का ये टाइम पे कि पहले क्या होता था कि ऐसा 1-2 ऑपरेटर्स रहते थे, या तो बंच ऑफ ऑपरेटर्स रहते कि ये बाजार को चला रहे हैं बाजार। ये टाइम ऐसे कोई बड़े नाम मैंने सुने नहीं है। ये इस बार क्या हुआ है कि लाखों करोड़ों जो इन्वेस्टर्स नए आए हैं, या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू या तो ब्रोकरेज हाउसेस के थ्रू, उन्होंने छोटे छोटे पैसे लगा के, बट एक एक का छोटा पैसा अगर हम करोड़ों में मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और टेक्नोलॉजी की वजह से मेरे ख्याल से जो लेवरेज है वो भी उनको इजीली मिल रही थी। बटन क्लिक करो तो आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल जाती थी। तो ये जो गेन्स जो डेमोक्रेटाइज हुए थे, तो उसमें पेन भी डेमोक्रेटाइज हो रहा है तो उस तरह का माहौल बन रहा है। बट अगर मैं फंडामेंटल देखूं, वैल्यूएशन देखूं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से स्टॉक पिकिंग डेफिनेटली चालू करें, और अगर नहीं समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। मैं अपना भी अनुभव अगर शेयर करूं तो ऑलमोस्ट 20 साल होने आए हैं यहीं CNBC आवाज़ में, और जो साइकिल्स देखी हैं तो ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक कि एक बार नीचे गया तो फिर नीचे ही गया, नुकसान होता ही चला गया। वहाँ से क्या क्या लेवल्स अचीव हो गए और बहुत आगे बढ़ गई बात, तो इस बार भी कोई एक्सेप्शन होगा लगता नहीं है। मतलब एक पॉजिटिव बात मैं कहना चाहता था। जैन साहब, आपके लिहाज से क्या क्या स्ट्रेटेजी इस वक्त सही होगी, क्या करना चाहिए? देखो विपिन भाई, स्ट्रैटेजी सिंपल है। इट्स जस्ट दैट कि जो ट्रेडर इन्वेस्टर है भटक जाता है। आई थिंक जैसे अभी मिहिर भाई कह रहे थे, अगर मैं एक सेंटेंस में समीकरण करूं, आई थिंक मोमेंटम के बहाव में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर फंस गया। आई थिंक जो क्वालिटी फंडामेंटल्स हैं उसका कहीं ना कहीं एक उसे पीछे पर्दे पे रख दिया गया था, एंड मोमेंटम वाज बीइंग चेज्ड, और उस मोमेंटम में ही आई थिंक डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है। सो आई थिंक वील हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कि कहाँ पर फंडामेंटल्स हैं, कहाँ पर मोमेंटम और फंडामेंटल्स है, और कहाँ पर रेजिलियंस हैगी। अगर मैं जैसे सेक्टर्स रेजिलियंस की बात करूं, कुछ एक पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस अभी भी दिखाई दे रही है, और ये वक्त बतलाएगा कि क्या वो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स होंगे आने वाले वक्त में। से समथिंग लाइक हेल्थ केयर, से समथिंग लाइक टेलीकॉम, समथिंग लाइक सिलेक्ट टेक्नोलॉजी, समथिंग लाइक फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इंस्पाइट पिछले 2-4 दिन में फार्मास्यूटिकल में करेक्शन देखने को मिली है, बट आई थिंक वहां पर काफी रेजिलियंस है। और इन 4-5-6 सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि काफी विजिबिलिटी भी हैगी, और जहां पर हम देख रहे हैं कि काफी अट्रैक्टिव हो गया, समथिंग लाइक ऑयल एंड गैस। तो ऐसा नहीं है कि अभी दिखाई नहीं दे रहा कि कहां पर विजन है, क्लैरिटी हैगी, बट कितने समय के बाद वहां पर आउट परफॉर्मेंस या अच्छे वैल्यूज या अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, इट इज टू बी सीन। उसके अलावा आई थिंक इंडिया एज अ इकोनॉमी, इंडिया एज अ कंट्री, आई थिंक इट इज टू बिग अ कंट्री, टू बिग अ इकोनॉमी, टू बिग अ राइजिंग पावर टू इग्नोर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक कहीं ना कहीं जिस तरह से एफआईज की तरफ से सेलिंग आई है, इट्स मैटर ऑफ टाइम कि वो एक सिलेक्टिव बेसिस पे धीरे धीरे करके अट्रैक्टिवली दोबारा से वो बाइंग देखने को मिलेगी। क्या ये रिटेल निवेशक जो हमारे को अभी भी कलेक्शन देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट उसमें, क्या ये बनाई रहेगी या आने वाले वक्त में इसमें भी स्लो डाउन देखने को मिलता है, वो एक देखने वाली बात है। बट ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि
गुड टाइम्स आर राउंड द कॉर्नर. बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता मेजर डिस्ट्रक्शन शायद मार्केट में आ चुकी है. आई थिंक डिस्ट्रक्शन में भी रॉन्ग वर्ड, मेजर करेक्शन मार्केट में आ चुकी है. फ्रॉथ एलिमेंट जो है काफी सारे सेक्टर से, काफी सारी पॉकेट से निकल गया. एंड आई थिंक अगर आप यहाँ पर जिसके पास लिक्विडिटी है, जो एक नया इन्वेस्टर्स है या नया पैसा लाना चाहता है, आई थिंक बहुत ज्यादा वेट ना करें. सिलेक्टिवली आई थिंक इन ट्रांचेस मनी कैन बी डिप्लॉयड. और मेरा ये मानना है कि मे बी स्टार्टिंग विद न्यू फाइनेंशियल ईयर समवेयर अराउंड अप्रैल में, इट्स आई एम नॉट ट्राइंग टू टाइम आउट एनीथिंग, बट आई थिंक द पॉजिटिविटी और पॉजिटिव नॉइज शुड बी मच बेटर देन व्हाट वी आर सीइंग टुडे. ठीक है, क्विकली प्रकाश जी दो चीज़ों को टच करना चाहता हूं. एक तो ईवी, क्योंकि काफ़ी कुछ आज के आज में ही हमने उसके बारे में शायद प्रकाश जी इस वक्त नहीं है, तो मैं सर मिहिर जी आपसे ये सवाल पूछ लेता हूं कि ईवी काफ़ी कुछ आज के आज में सुन लिया और काफ़ी कुछ हो रहा है, टेस्ला का आना, टैरिफ के कट डाउन, ये वो, क्या ये सेक्टर थोड़ा एक्साइटिंग होने जा रहा है? एंड सेकेंडली आईटी, एआई का इतना ज़्यादा एक्सपांशन हो रहा है, हमें भी नहीं पता कि आगे क्या क्या कर देगा. क्या वो सेक्टर चमक खो देगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्या होगा? इंडिया काफ़ी लकी कंट्री है मेरे ख्याल से, और कुछ ना कुछ हो जाता है, इंडिया ठीक चलता है ओवरऑल. पहले मैं एआई की बात करूँ तो वैसे ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जो एआई डेवलप करके बट हमारी आईटी सर्विसेज हैं वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं जो कंपनीज को एआई यूज़ करके अपना बिजनेस रोल आउट करना है. तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है. उसके सेकेंडरी डेरिवेटिव्स ये भी कि डेटा सेंटर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ता है. डेटा सेंटर इटसेल्फ इज़ लाइक अ रियल एस्टेट बिजनेस, और उसके लिए पावर डिमांड भी बहुत चाहिए होता है. इनफैक्ट यूएस का जो इंक्रीमेंटल पावर डिमांड है उसका 50 to 80% जो इंक्रीमेंटल है वो डेटा सेंटर से आ रहा है. तो इस तरह की प्रोग्रेस हो सकते हो, तो जो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी हमें फ़ायदा हो सकता है. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लेज एआई की वजह से इंडिया को मेरे ख्याल से फ़ायदा हो सकता है. एज फार एज जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करी तो मेरे ख्याल से प्ले उसमें ईवी में जो है वो शायद ऑटो एंसिलरीज में ज़्यादा बन सकता है कंपेयर टू एग्जिस्टिंग लिस्टेड ऑटो प्लेयर्स. लिस्टेड ऑटो प्लेयर्स अगर जो ग्लोबल इंपोर्ट ड्यूटीज कम करके ग्लोबल प्लेयर्स को आने का रूट इजी हो जाता है तो लिस्टेड ऑटो प्लेयर्स के लिए शायद कंपटीशन बढ़ सकती है. राइट, चलिए, तो ये क्योंकि रीसेंट हैपनिंग थी इनको भी जानना जरूरी है. एट लास्ट अनुज जी क्विकली आपसे लूंगा, क्या वो एक चीज होगी या कुछ चीजें हो सकती है जो बाजार को फिर से खुश कर दे, उसका जो मोमेंटम लॉस हो गया है या उसकी जो मायूसी आ गई है उसको दूर कर दे? देखिए, क्या होगा जिससे बाजार खुश होगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है. मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ. पिछले 2 क्वार्टर काफ़ी ख़राब रहे हैं और एक एक्सपेक्टेशन ये है कि 4th क्वार्टर भी ख़राब ही रहेगा, लेकिन थोड़े से ग्रीन शूट्स दिखेंगे. अगर ऐसे ग्रीन शूट्स दिख गए तो फिर मार्केट होप करेगा कि Q1 नेक्स्ट ईयर से मार्केट की रिकवरी बहुत शानदार होगी. और अगर ऐसा होगा तो मार्केट 3 महीने पहले उसको प्राइसिंग कर लेगा. इसलिए बहुत लोगों का मानना है कि मार्च में शायद मार्केट एक और आपको फाइनल बॉटम बना कर दे और उसके बाद अप्रैल से शायद मार्केट में एक बाइंग की शुरुआत हो. ये बहुत लोगों का मानना है, ज़रूरी नहीं कि मैं उससे 100% एग्री करूं, लेकिन मार्केट को खुश करने के लिए अर्निंग्स इम्प्रूव होना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है. तो अर्निंग ग्रोथ ये बात ऑलमोस्ट हमारे चारों ही एक्सपर्ट से आई जरूर कि एक नंबर्स का अच्छा आना बेहद ज़रूरी है. दूसरी साइड ये बात भी है कि वो टाइम ज़्यादा दूर रह नहीं गया है. ठीक है, क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ी मुश्किलात रहीं, थोड़ी दिक्कतें रहीं, लेकिन अब वो एंड ऑफ द टनल लाइट दिखाई देने लग गई. अनुज भी कह रहे थे कि अप्रैल में शायद वो हम एक टर्न अराउंड होता हुआ देख सकते हैं. तो बस ये जो बीच का थोड़ा सा वक्त है इसमें थोड़ा धैर्य रखना है. मेरे ख्याल से जो आप इस शो को दोबारा सुने, हमारे तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर रखा है, एक एक बात, एक एक वर्ड, एक एक लाइन बहुत कायदे की है कि आपको डील कैसे करना है. देखिए, हर चीज़ की तरह, हर गेम की तरह, चाहे आप क्रिकेट का इस समय मौसम चल रहा है तो वो आप ग्राउंड से ज़्यादा यहाँ पे खेलते हैं, माइंड में खेलते हैं. मार्केट भी वैसे ही है, आपको सब दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा उन चीज़ों को एनालाइज कीजिए, थोड़ा उन चीज़ों को समझिए, थोड़ा उसमें डीप उतरिए. ये नहीं कि आज ये ऊपर गया तो ये बढ़िया है और कल वो नीचे गया तो खराब हो गया. अलग तरीके से थोड़ा एनालाइज करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब सब अच्छा चलता है तब तो हाँ जी, हाँ सर. पंकज जी बोलिए सर, क्या कह रहे थे? नहीं, विपिन जी, जैसे आप एक सेंटेंस अभी यूज कर रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है जो मार्केट को खुश कर देगा. सो जस्ट टू एंड द प्रोग्राम ऑन द लाइटर साइड,
अगर ट्रम्प साहब ये बोल दे कि नहीं, ये सब टैरिफ की जो बातें कर रहा था ये सब एक मजाक था, मुझे भी इन्फ्लेशन का डर है एंड ऐसी कुछ ऐसी बात नहीं है, तो आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब वी कुड सी अ रैली. बट आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक व्हाट अनुज इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आई थिंक मार्केट नीड्स अर्निंग अर्निंग अर्निंग, और उसके अलावा आई थिंक जो मेरा एक मंत्र है कि रुपी में स्टेबिलिटी. आई थिंक ये दो तीनों चीजें अगर मार्केट में आए तो आई थिंक मच बेटर डेज आर अहेड विद द मार्केट. ठीक है, होपफुली बहुत जल्दी ये सब होगा. और जो मैं कह रहा था बस उसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि पॉजिटिव रहिए, थोड़ा अलर्ट रहिए, इन बातों को सुनिए, समझिए. आपको नुकसान तो नहीं होगा, फायदा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस शानदार बातचीत के लिए. नमस्कार.